हेलो एंड वेलकम टू प्रेप आईएएस। आज के डेली आंसर राइटिंग सेशन में आपका स्वागत है। थोड़ा सा आपको इस इनिशिएटिव के बारे में बता देता हूँ। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है फॉर पेयर रिव्यू, तो उस पर हम लोग एवरी डे एट 11 o'clock तो 11 बजे हम लोग 2 क्वेश्चंस फ्रेम करके देते हैं। हमारा एक वेल डिफाइंड सिलेबस है, तो उसके अकॉर्डिंग्स में हम 2 क्वेश्चंस फॉर मेन आंसर राइटिंग उस पर पोस्ट कर देते हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और अपना पेयर इवैल्यूएशन के लिए उसको सबमिट कर दीजिए ग्रुप के अंदर, ठीक है। फैकल्टीज भी है, वो भी देखते हैं क्वेश्चंस को, इसको स्टडी करते हैं। अब एट द एंड ऑफ इट, डे के एंड में आपको, जैसे अभी ये हमारा सेशन हो रहा है, वी विल हैव एन एनालिसिस सेशन ऑन द सेम क्वेश्चंस। तो ये आपको कॉम्प्रिहेंसिव फीडबैक प्रोवाइड करता है, नॉट जस्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, बट एक अच्छा सा फीडबैक प्रोवाइड करता है एज टू हाउ टू गो अबाउट दिस प्रैक्टिस मेंस आंसर राइटिंग। अब आते हैं आज के क्वेश्चंस के ऊपर। तो आज था जनरल स्टडीज 3 और आज की थीम है साइंस एंड टेक एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अब आते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीनोम सीक्वेंसिंग? Discuss its significance with reference to SARS coronavirus and also state the measures taken by the government. 150 वर्ड्स का है, आपको सिंपली डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस करना और कुछ नहीं करना। यहाँ पे एक पेज में आपका आंसर आ जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1.5 पेज। अब जब आंसर राइटिंग करते हैं, आपको कुछ इनपुट्स दे देता हूँ। अगर हम इवैल्यूएट भी करते हैं तो बेसिक पॉइंट ये होता है कि सबसे पहले आप देखते हो कि स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर आपको क्वेश्चन मिला है, आप देखिए आपको स्ट्रक्चर क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें एड्रेस करनी है। तो इस कंटेक्स्ट में आपको जीनोम सीक्वेंसिंग को डिफाइन करना पड़ेगा, डेफिनेशन देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा द सिग्निफिकेंस ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग विद रेफरेंस टू सार्स कोरोना वायरस, और बाद में स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। ये जो 3-4 पॉइंट्स थे, ये आपका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के बाद आप फोकस करें कंटेंट के ऊपर कि आपको क्या लिखना है। कंटेंट के बाद आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज कैसे लिखा है, लेजिबिलिटी है, हैंडराइटिंग कैसी है, फ्लो ठीक है, वो सब फैक्टर्स। एंड लास्ट में जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअली, इनोवेशन। कैसे इंप्रोवाइज कर दिया, जो बाकी इन्होंने लिखा आपने लिख लिया। पर ये प्रेशर देता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सिर्फ पहले स्ट्रक्चर पे फोकस करें, स्ट्रक्चर के बाद कंटेंट में इसको करते रहे, लिखिए अपने आंसर्स, लैंग्वेज और इनोवेशन अपने आप आ जाएगी। तो ये अप्रोच से आप प्रैक्टिस करें। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन था आपका जीनोम सीक्वेंसिंग पे। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीनोम सीक्वेंसिंग, मतलब आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। अब जीनोम सीक्वेंसिंग, ये जो क्वेश्चन पूछा है, ये आपका न्यूज़ में काफ़ी प्रेवलेंट है, ठीक है। काफ़ी सारे हमारे पास कोरोना वायरस की वजह से रहता है। पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी पूछा गया, मिनिस्टर ने रिप्लाई दिया। सो बहुत सारे एविडेंस है, बिकॉज ऑफ विच दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जीनोम सीक्वेंसिंग की डेफिनेशन बड़ा सिंपल है। इट इज अ टेक्निक दैट रीड्स एंड इंटरप्रेट्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन फाउंड विद इन डीएनए और आरएनए। आपको आरएनए मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सार्स कोरोना वायरस के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, वो तो आरएनए बेस्ड वायरस है, तो आपको ये बताना पड़ेगा यहाँ पे। अब ये डेफिनेशन बहुत छोटी हो जाती है फॉर आंसर राइटिंग, तो आप इसको थोड़ा और इलैबोरेट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं, जैसे आप एक बता सकते हैं कि आरटीपीसीआर, जैसे आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, नेजल स्वैब, थ्रोट स्वैब लेते हैं। सो वी कलेक्ट द सेल्स, वो सेल्स से हम लोग डीएनए को सेग्रीगेट करते हैं। डीएनए विच इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, उसको सेग्रीगेट करते हैं और फिर हम उसको इसको स्ट्रेट कर देते हैं, इसको अनवाइंड करते हैं, इसको स्ट्रेट कर देते हैं। सो एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है। तो ये जो डीएनए है आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बेस है। तो हम इसके सीक्वेंस को समझते हैं, कौन सा बेस किसके साथ कनेक्टेड है, और वहां से हमें पता लग जाता है जीनोम सीक्वेंसिंग। साइंटिस्ट को समझ आ जाता है, हमें नहीं आएगा, साइंटिस्ट को समझ आ जाता है, और उसके बेसिस में उनको जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है।
अब सार्स कोरोना वायरस के रेफरेंस में बात इसलिए हो रही है बिकॉज हमें बहुत सारी चीज़ें पता करनी पड़ेगी विद रेफरेंस टू सार्स कोरोना वायरस। एक नया वायरस है, हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें ये भी पता है कि इसकी बहुत सारी वेरिएशंस है और उन वेरिएशंस की वजह से इनके ट्रेट्स अलग अलग है। ये देखो आप यहाँ पे वेरिएंट्स है, डेल्टा प्लस तब तक आया नहीं था तो जब ये एनालिसिस बना था, बट अलग अलग वेरिएंट्स है और उन वेरिएंट्स के जो सार्स कोरोना वायरस पे जो स्पाइक प्रोटीन से अलग अलग इम्पैक्ट पड़ रहा है। किसी का ट्रांसमिसिबिलिटी हाई है, जैसे डेल्टा वेरिएंट की हाई है पर गामा की कम, बीटा की कम है ना। किसी का इम्यून इवेसिवनेस ज़्यादा है, किसी का कम है। तो वेरिएंट से हमें ये जीनोम सीक्वेंसिंग से हमें ये सब पता लगता है। तो कोई पर्सन जो इन्फेक्ट हुआ था, पॉजिटिव रिजल्ट आया, उसमें से कुछ सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जाते हैं रैंडमली और उस बेसिस पे हमको पता लगता है, बेसिक आइडिया लगता है कि हाँ डेल्टा वेरिएंट ऐसा है, वैक्सीन इफेक्टिवनेस पे कोविशील्ड इतनी इफेक्टिव नहीं है या ज़्यादा इफेक्टिव है किसी वेरिएंट के अगेंस्ट। ये सब हमें जीनोम सीक्वेंसिंग से पता लगता है। तो ये बस इतना सा था, मैंने देखिए आंसर्स, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करी है। हमें इतना सब नहीं चाहिए, हमें कैंसर का रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ सिंपल सा इसी के बारे में बात करनी है। अच्छा, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स है, ठीक है, वेरिएंट्स है इसके अंदर। और वेरिएंट्स में हम सब वेरिएंट्स पे तो फोकस नहीं कर सकते, है ना, हर वेरिएंट, क्योंकि बहुत सारे वेरिएंट्स है। ये जो आपको यहाँ पे देखिए इससे कहीं ज़्यादा है, पर ये वाले जो वेरिएंट है उनको वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स डिक्लेयर किया गया था। अभी ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब हमको प्रायोरिटाइज करना है। WHO या कोई कंट्री उसको डिक्लेयर कर सकती है कि हमें इन वेरिएंट्स को ज़्यादा फोकस देना है क्योंकि इनकी ट्रांसमिसिबिलिटी हाई है, इम्यून इवेसिवनेस, जो भी प्रॉपर्टी है इनकी। और मान लो एक नया वेरिएंट आ जाता है, अभी बात कर रहे हैं कि डेल्टा प्लस आया है, शुड इट बी डिक्लेयर्ड एज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न? वो तब होगा अगर मान लो कि डेल्टा प्लस की ट्रांसमिसिबिलिटी हाई है और एक्सिस्टिंग मेडिकेशन के साथ वो क्योर नहीं हो रहा है, तब उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अभी तक वो भी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा डर है आजकल। सो इट विल हेल्प इन ट्रैकिंग न्यू वेरिएंट्स। इट विल हेल्प आइडेंटिफाई कोरोना वायरस एंड मॉनिटर हाउ इट म्यूटेट्स। वो म्यूटेशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम उसको बेटर स्टडी कर पाएंगे तो हम बेटर रिस्पॉन्स दे पाएंगे उसके अगेंस्ट। फिर इट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग हाउ दीज म्यूटेशंस अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरस। ये स्पाइक प्रोटीन में ये चेंज हुआ तो उससे क्या होगा, है ना, ये कोरोना वायरस का पता होगा स्पाइक प्रोटीन, आंसर लिखा है। तो ट्रांसमिसिबिलिटी, इम्यून इवेसिवनेस, वैक्सीन इफेक्टिवनेस, इसके बारे में हमको पता लगेगा कि अभी डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट पता है कि ट्रांसमिसिबिलिटी हाई है। हमें पता चला कि जो सेकेंड वेव हुआ था कोरोना वायरस का, सेकेंड वेव में वो डेल्टा वेरिएंट था सबसे ज़्यादा और वो टेस्ट में डिटेक्ट नहीं होता, तो मतलब हमें शायद दूसरे कोई टेस्ट का तरीका ढूंढना पड़ेगा, हमें भी दूसरी मेडिकेशन देखनी पड़ेगी। तो वो सब हमें पता लगता है। इट विल ऑल्सो हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग हाउ इट विल अफेक्ट द हेल्थ ऑफ अ पर्सन। और हेल्थ से हमें बात कर सकते हैं हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। डेल्टा वेरिएंट आया और पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हिल गया था, तो ये हमें बाद में पता चला कि जीनोम सीक्वेंसिंग से क्या अच्छा डेल्टा वेरिएंट था। तो अगली बार हमें, अगर हम वो और एडवांस होते हैं, हमें और इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड दिस विल एड इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे दैट अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यूनाइटेड स्टेट्स, द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग। और आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको। अब आते हैं मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। जो मेन मेजर्स है बेसिकली इट इज अबाउट इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग। हमारी कंट्री में वैसे ही हेल्थ केयर बजट छोटा सा है, ठीक है, 1% है पब्लिक हेल्थ केयर, रिसर्च तो भूल ही जाओ। सो यहाँ पे गवर्नमेंट की ऑलरेडी कुछ इंस्टीट्यूशंस थी, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम लोग उनको कंबाइन कर लेते हैं, हम एक कोलिशन बना लेते हैं एंड इट इज नोन एज INSACOG। आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है, पूरा फुल फॉर्म किया इसका। तो INSACOG गूगल करें, ये आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि इट विल हेल्प यू विद योर प्रीलिम्स। सो INSACOG वाज क्रिएटेड। फिर
the government has till now, it has sent 58,240 samples for genome sequencing. तो अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है. इनफैक्ट ये मिनिस्टर ने बोला है इन द लोकसभा. फिर टू रिड्यूस द टर्न अराउंड टाइम, मतलब कि जल्दी जल्दी आपका पॉजिटिव सैंपल आया और आपने जीनोम सीक्वेंसिंग किया, फिर उसका रिजल्ट आया, उसको टाइम को कम करने के लिए, अभी 14 दिन लग रहे हैं, 2 वीक्स लग रहे हैं, तो उस टाइम को कम करने के लिए न्यू SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, SOP, ठीक है, उसको रिवाइज किया इन्होंने अभी रिसेंटली. फिर अगर हम सिर्फ जीनोम सीक्वेंसिंग से तो नहीं होगा. अगर आप देखो जीनोम सीक्वेंसिंग तो आप वो जो DNA को सेग्रीगेट करके और ये सब कर रहे हो, पर वो तो तब करोगे ना जब टेस्ट का रिजल्ट आ रहा है. अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, RT-PCR और ये सब हो रहा है, तभी तो करोगे, सैंपल्स कलेक्ट होगा. तो हमारा टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है ओवर द टाइम, और साथ साथ में द कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग हैज ऑल्सो कम डाउन. So creation of a large network developed with major hospitals and COVID testing centers as well as state governments. तो ये हुआ है in the recent times. फिर अभी recently to strengthen the infrastructure, genome sequencing national reference laboratory for antimicrobial resistance एक नया इंस्टीट्यूशन को इनॉग्रेट किया था. अब ये जो सारी इंफॉर्मेशन आती है जीनोम सीक्वेंसिंग होने के बाद, इट गोज ऑन अ पोर्टल. इस पोर्टल का नाम है GEAR-19, दैट इज जीनोम एवोल्यूशन एनालिसिस रिसोर्स फॉर कोविड-19. तो एक इंटरेक्टिव सा, एक ग्राफिकल सा अच्छा सा पोर्टल है. डेटा जाता है तो उसको वो लोग एनालाइज कर सकते हैं और लोग समझ सकते हैं अच्छा यहाँ पे ये वाला वायरस चल रहा है, ये वेरिएंट चल रहा है, तो डॉक्टर्स एंड द हेल्थ केयर इंफ्रा जो है वो करेक्टिव मेजर्स ले सकता है. इट कैन रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस. और फिर इंडिया ने, इट इज पार्टनरिंग विद द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा. मतलब जो रिजल्ट आता है इट शेयर्स विद दीज कंट्रीज जो भी इस कोलिशन में, पार्टनरशिप में है, और इंडिया को भी उसका बेनिफिट मिलता है, इंडिया को भी पता लगता है क्या क्या हो रहा है. तो ये सब इनिशिएटिव्स इंडिया ने लिए हैं. अब आपको यहाँ पे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, बहुत सारे पॉइंट्स है. सो यू कैन जस्ट मेंशन दिस, यू कैन गिव अ फैक्ट ऑन द नंबर ऑफ सैंपल्स बीइंग टेकिंग प्लेस. थोड़े से 3-4 पॉइंट्स लिखोगे वो बहुत है. और ये सब जो मैंने यहाँ पे लिखा है GEAR-19 और ये, इनको आप थोड़ा सा नेट पे पढ़ लीजिए, आपको प्रीलिम्स के लिए पक्का हेल्प करेगा. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट. तो कहा अभी काफ़ी सारे नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, हिमालय स्पेशली, वैसे भी हो रहे हैं एक्चुअली, बारिश हो रही है. तो अभी किन्नौर का भी हुआ था, अर्बन फ्लड्स का भी था, लैंडस्लाइड्स का भी था. बट आई रियली थॉट कि दिस टॉपिक इज, आई वांटेड टू टेक अ कंबाइंड टॉपिक, एक कलेक्टिव टॉपिक लेना चाहता था रादर देन फोकसिंग ऑन वन और दिस थिंग. तो लैंडस्लाइड वगैरह पे हम अलग से एक बाद में क्वेश्चन करेंगे. अर्बन फ्लडिंग आई नो आपका हो चुका है, तो लैंडस्लाइड्स पे हम अलग से करेंगे, ग्लेशियल बर्स्ट भी करेंगे हम लोग. पर अभी हम लोग कलेक्टिवली देखेंगे अबाउट हिमालयस में जो डिजास्टर्स हो रहे हैं. तो आज का जो क्वेश्चन है, इट इज Himalaya may be entering a phase of irreversible decline because of losses to its ecology. Phase of irreversible decline. Discuss in the light of frequent disasters in the region. ठीक है, फ्रीक्वेंट डिजास्टर्स के कंटेक्स्ट में आपको बात करनी है लॉसेस टू द इकोलॉजी, इरिवर्सिबल लॉस टू द हिमालयन इकोलॉजी. तो ये दोनों को आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है. और आपको यहाँ पे अगेन, यहाँ पे डिस्कस बोला है, डिस्कस मीन्स चर्चा. चर्चा मतलब ओपन एंडेड है, ये कैसे भी लिख सकते हो. पर अगर हम डिस्कस करते हैं, हमको इंश्योर करना पड़ेगा दैट वी आर ट्रू टू द मीनिंग ऑफ दिस. जो भी स्टेटमेंट दी है अबाउट फ्रीक्वेंट डिजास्टर्स एंड इकोलॉजी, इस कंटेक्स्ट को हमें कंबाइन करके रखना पड़ेगा, जोड़ के. जैसे मर्जी, जो मर्जी एस्पेक्ट यूज करना आप करो, बट आपको इस पे लिंक रखना पड़ेगा. ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. अब आते हैं अप्रोच के ऊपर. कुछ अप्रोच देखी थी मैंने, वो भी ठीक है. आंसर राइटिंग पे मैंने अपना एक अलग से लिखा है यहाँ पे. इलैबोरेट द स्टेटमेंट, इलैबोरेट करो ये स्टेटमेंट को. हिमालय में बी एंटरिंग अ फेज ऑफ इरिवर्सिबल डिक्लाइन बिकॉज ऑफ लॉसेस टू इट्स इकोलॉजी. और इसको कनेक्ट करो विद द फ्रीक्वेंट डिजास्टर्स. दोनों के बीच में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करो एट द एंड ऑफ इट.
Establish argument by citing a recent report. अभी रिसेंटली IPCC की रिपोर्ट थी विच हैज फ्लैग्ड द कंसर्न. वो कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज एंड द चेंजेस टू द इकोसिस्टम, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कैटास्ट्रॉफिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, उन्होंने बोला है. फिर हम गिव एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर एंड लिंक विद डिक्लाइनिंग हिमालयन इकोलॉजी. मैंने ऐसे इसको अप्रोच किया है, दैट इज आई हैव गिवन वन एग्जाम्पल. ये डिजास्टर हुआ है, इसके साथ इसके ये रीजंस है, डिक्लाइनिंग हिमालयन इकोलॉजी. और लास्ट में यू कैन गिव सजेशंस एंड देन कंक्लूड सूटेबली. नाउ यू नो, टाइम एंड अगेन, आज की डेट तो है नहीं, पहले से चलता आ रहा है. इन्वायरमेंटलिस्ट है और जो सेंसिटिव टू द इशू ऑफ एनवायरनमेंट, वो लोग कब से बोल रहे हैं दैट देयर इज अ रिस्क टू हिमालयन इकोलॉजी, खतरे में है. और अगर हम इसको नहीं प्रिजर्व करेंगे, हिमालयन इकोलॉजी को, अनसस्टेनेबल ग्रोथ होगा, ह्यूमन एक्टिविटीज होंगी, तो नेचुरल डिजास्टर्स होंगे. अब ये इसलिए कहते हैं बिकॉज हिमालयाज आर अ यंग फोल्ड माउंटेन. दे आर अ यंग फोल्ड माउंटेन. उनकी टेरेन थोड़ी रगेड है, एक फोटो देखते हैं, उनकी टेरेन थोड़ी रगेड है, यहाँ पे स्टीप स्लोप्स है, तो इसीलिए इट इज अ हैजार्ड प्रोन एरिया. वो वैसे ही हैजार्ड प्रोन है. टेक्टोनिक एक्टिविटी भी होती है बिकॉज इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, ठीक है, इंटरेक्ट हुआ वहाँ पे, तो हिमालयस बने, तो वहाँ पे ऑलरेडी वो एक हैजार्ड प्रोन रीजन है. अब बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से सिचुएशन और खराब हो रही है. सो दैट इज वाई इन द रिसेंट टाइम्स वी आर सीइंग मोर एंड मोर इंसिडेंट्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स. और हम देख रहे हैं कि वहां की इकोलॉजी हमेशा के लिए चेंज हो रही है. ऐसा लिखा गया है IPCC की रिपोर्ट में. तो उन्होंने भी ऐसा बोला है यहाँ पे. सो इट हैज फ्लैग्ड द इशू ऑफ इरिवर्सिबल डैमेज टू द हिमालयन इकोलॉजी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड वार्न्ड ऑफ कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स. जैसे एक आपको एग्जांपल देता हूँ, गर्मी हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो गर्मी होने की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं. तो हमेशा के लिए ग्लेशियर्स ऐसे थोड़ी कि हमेशा रहें, अगर आप निकाल दोगे वहां से, मेल्टिंग हो जाएगी तो वापस नहीं आएंगे. अब मेल्ट होगा तो एकदम से पानी का फ्लो बढ़ जाएगा, तो फ्लड्स होंगे, ठीक है. तो इट इज सेइंग, इट्स गिविंग वन एग्जांपल ओवर हियर. इट आल्सो वार्न्स ऑफ डैमेज टू प्रिवेलिंग इकोसिस्टम. जो पहले के जो सिस्टम, इकोसिस्टम था, हम चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, लाइक कंस्ट्रक्शन हो रही है, दैट टू इन एन अनसस्टेनेबल मैनर. तो इससे हमको और प्रॉब्लम्स होने वाली है आगे चल के. तो IPCC की रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट है ऑन हिंदू कुश माउंटेन्स. तो 2-3 रिपोर्ट्स थी. NGT ने भी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने भी कुछ इश्यूज रेज किए हैं अबाउट द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन दी हिमालयस. अब आते हैं चेंजिंग इकोलॉजी एंड नेचुरल डिजास्टर्स. तो हम देख रहे हैं दैट देयर इज अ शेयर इंक्रीज इन द रेनफॉल ड्यूरिंग अ वेरी शॉर्ट पीरियड. पहले क्या होता था कि लॉन्ग स्प्रेड आउट हो जाती थी आराम से, पर आजकल एकदम से सडनली देयर इज दिस क्लाउड बर्स्ट मतलब एकदम से पानी सारा आ रहा है. तो एकदम से अगर आएगा तो फिर पानी जाएगा कहाँ पे, है ना, इट हैज टू फ्लो. तो फिर इट एंटर्स इनटू ह्यूमन हैबिटेशंस और डिस्ट्रक्शन होता है. ये हरिद्वार का सीन है जहाँ पे वो 2013 में 2 क्लाउड बर्स्ट एक साथ हो गए थे. तो सडनली बहुत सारा पानी आ रहा है और ह्यूमन सेटलमेंट्स भी है, वो और एक्सपैंड हो जा रही है. तो दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर वल्नरेबल. जितने वैसे ही डिजास्टर होने वाला है, वहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे तो उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है. तो वल्नरेबिलिटी इज इंक्रीजिंग. फिर देखा जा रहा है कि रेन्स जहाँ पहले नहीं होती थी, ठीक है, जहाँ पे अभी किन्नौर का जो हुआ है, अभी यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, लॉट ऑफ डेथ्स हैव टेकन प्लेस, ठीक है, वो रॉक्स टीवी पे देखा होगा आपने. तो जो किन्नौर का भी इंसिडेंट है, इट वाज जहाँ पे बारिश नहीं होती है, पर अब उनके कुछ सालों से वहाँ पे बारिश हो जा रही है. बारिश हो रही है तो वहाँ के जो फाउंडेशन है, रॉक्स है, वहाँ पे वीक हो रहे हैं एंड दैट इज कॉजिंग लैंडस्लाइड्स. ये किन्नौर का ही है वैसे फोटो. देन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही है, ठीक है. आप देख रहे हो कि कैसे हिमालयन इकोलॉजी चेंज होने से नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं. तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आपकी ऐसे हो रही है दैट दे आर ब्लास्टिंग, वो ब्लास्ट कर रही है.
ब्लास्ट कर रहे हैं ताकि पत्थर टूट जाए वहां से, है ना। अभी एक्सप्लोड करने की जगह पे दे आर यूजिंग अनदर टेक्निक विच इज नोन एज इम्प्लोडिंग। इम्प्लोडिंग का मतलब है कि अंदर ब्लास्ट कर रहे हैं, आपको बाहर नहीं दिख रहा पर अंदर ब्लास्ट हो रहा है अंदर को। पर इररिस्पेक्टिव उसमें सेस्मिक एक्टिविटीज होगी, धरती हिलेगी। धरती हिलने से जो रॉक्स है वो वीकेन होते हैं, वो क्रैक होते हैं, तो इससे भी लैंडस्लाइड्स के इंसिडेंट्स बढ़ रही है। तो इकोलॉजी भी चेंज हो रही है, नेचुरल डिजास्टर्स भी हो रहे हैं। फिर ये आपका फोर लेनिंग प्रोजेक्ट्स हम मोर एंड मोर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसके लिए हम और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे ब्लास्टिंग एंड ड्रिलिंग हो रही है यहाँ पे। सो इट इज कॉजिंग मोर एंड मोर हैवॉक, इट इज चेंजिंग द इकोलॉजी ऑफ द हिमालयाज, एट द सेम टाइम वहाँ का डिस्ट्रक्शन, मतलब आपका नेचुरल डिजास्टर्स भी हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन इज अनदर एग्जाम्पल। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन से डिजर्टिफिकेशन हो रहा है। अब ये फॉरेस्ट ही देख लो, अगर यहाँ पे फॉरेस्ट होता है, वो फॉरेस्ट के जो रूट्स होते हैं ट्रीज के, वो सॉइल को होल्ड कर लेते हैं। पर अब जब बारिश वगैरह होती है तो वो सॉइल वीकन हो जाता है और फिर लैंडस्लाइड दिखता है आपको या फ्लडिंग दिखती है। तो डिफॉरेस्टेशन एंड डेजर्टिफिकेशन ऑफ हिमालयाज इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। फिर ये है प्रॉब्लम ऑफ ग्लेशियल रिट्रीट। ये आप देख सकते हैं ग्लेशियर पहले यहाँ तक था, अब यहाँ तक आ गया है, तो मतलब ये मेल्ट हो गया और ये रिवर बन के फ्लो कर गया, पर इतनी प्रेसिपिटेशन नहीं हो रही कि वापस ये रिकवर कर जाए। तो अगेन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ चेंजिंग इकोलॉजी। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज गर्मी हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, so that is causing glacial retreat. कभी कभी ग्लेशियल बर्स्ट भी हो जाता है, ग्लेशियर इज नॉट एबल टू होल्ड इट एंड वो ब्रेक कर जाता है, सो दैट इज ग्लेशियल बर्स्ट। उससे रिसेंटली एक डैम बन रहा था, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा लॉस ऑफ लाइफ हैड टेकन प्लेस, राइट। सो ग्लेशियल रिट्रीट, फ्लैश फ्लड्स, एवलांच, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ how human ecology, how Himalayan ecology is changing, and that is leading to natural disasters. अब इस रेफरेंस में कुछ मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, कम है बट लिए ज़रूर है, हमें लिखने पड़ेंगे। सो मेजर्स आर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम्स। सो दिस इज वन ऑफ द 8 मिशंस अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। सो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। तो क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में हम हिमालयन इकोसिस्टम पे फोकस करेंगे। इसके 8 प्लान्स है इसके अंदर, ठीक है। तो उसमें से एक है हिमालयास, और हिमालयास को थर्ड पोल भी बोला जाता है। तो 2 पोल्स कौन से हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हिमालय इज द थर्ड पोल, क्यों लिखा जा सके आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट, दैट इज इंडियन हिमालयास क्लाइमेट अडेप्टेशन प्रोग्राम। सो दिस इज प्राइमरीली अ पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप विद स्विट्जरलैंड के साथ एक पार्टनरशिप है। इट इज़ अगेन डीलिंग विद द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज, और हम ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हिमालयस पे। फिर एक एज पर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इट इज़ मैंडेटरी टू हैव एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट बन रहा है, कोई डैम बन रहा है, हमें एनवायरनमेंट को कंसिडर करना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हैज़ बीन मेड मैंडेटरी। वो अलग बात है कि वो ठीक से नहीं करते हैं, बट इट इज़ मैंडेटरी। और इस कंटेक्स्ट में देयर इज ऑल्सो समथिंग नोन एज सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, दैट इज मोर इंक्लूसिव। मतलब वो वहाँ की जो सोसाइटी है उसको भी फोकस करते हैं कि सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होता है। सो इट इज़ ओवर एंड अबव एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट से तो सोसाइटी को फर्क पड़ेगा ही, राइट। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है तो क्या जॉब क्रिएशन हुआ, उनकी लाइफ, लोगों की लाइफ कैसे अफेक्ट हुई, उसको कैसे रिहेबिलिटेट करना चाहिए, वो सब हमें इससे पता चलता है। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए। अब एक चीज़ है कि डिजास्टर्स तो होने वाले हैं, वी कांट चेंज इट, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और बढ़ेगा ही, ठीक है, इट्स अ ग्लोबल थिंग। सो वी नीड टू मूव, वी नीड टू अडेप्ट टू दिस न्यू रियलिटी, वी नीड टू इन्वेस्ट इन अर्ली वार्निंग सिस्टम, वी नीड टू फोकस ऑन रीजनल कोऑपरेशन। हिमालय सिर्फ इंडिया के नहीं है, भूटान भी आ रहा है, नेपाल भी आ रहा है, चाइना भी आ रहा है। सो वी नीड टू फोकस ऑन रीजनल कोऑपरेशन, कंट्रीज को साथ में काम करना पड़ेगा।
इनफैक्ट इस रेफरेंस में एक मिनिस्टेरियल भी था, मतलब मिनिस्टेरियल डिक्लेरेशन, जहाँ पे भूटान, नेपाल, इंडिया ऐसी गवर्नमेंट्स ने एक डिक्लेरेशन दी थी अबाउट प्रिजर्विंग द हिमालयाज। देन अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, वी नीड टू बी एरिया स्पेसिफिक। सो वी नीड टू क्रिएट एरिया स्पेसिफिक सस्टेनेबल प्लान। हमको उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। हमें टूरिज्म भी प्रमोट करनी है, पर टूरिज्म हैज टू बी डन विद द प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। सो वी नीड टू प्रमोट इको टूरिज्म, कीपिंग इन माइंड द सेंसिटिविटीज ऑफ द एनवायरमेंट और द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। पर इसमें एक चीज याद रखना कि इसमें फोकस हैज टू बी दैट लोकल कम्युनिटीज बेनिफिट। लास्ट में वी नीड टू इंटीग्रेट, वी नीड टू इंक्लूड द स्पिरिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन वॉट एवर वी डू। We need to improve the implementation of the environment impact assessment as well as social impact assessment. तो ये सब था इस आंसर में, ठीक है। आप इसको एंड ऑफ द डे आप कंक्लूड कर सकते हो। अच्छा, ये भी है, वी हैव टू डिस्कस 2 क्वेश्चंस। तो ये आपका, ये मेरे को सबसे अच्छा क्वेश्चन आंसर लगा ऑन जीनोमिक सीक्वेंसिंग, राइट। डेफिनेशन वाज जस्ट हैपेंस टू बी द सेम जो मैंने लिखी थी, पर इन्होंने डायग्राम वगैरह भी लिखे हैं और बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर लिखा है यहाँ पे, टू द पॉइंट यहाँ पे। बस आई एम नॉट वेरी श्योर इफ जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, शायद एग्जाम में आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा, बट जैसे जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट इट इज़ अबाउट आइडेंटिफाइंग द वेरियस ट्राइब्स या वेरियस, यू नो, इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है, तो उनको समझने के लिए उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे। So human genome project, we can put it in this way that it will help increase the knowledge about genome sequencing, but it is not specific to SARS coronavirus. Benefit of doubt. Yeah, this is fine. I mean, that's fine. इसमें marks मिल जाना चाहिए, but I would still recommend SARS specific होना चाहिए। ये था on क्या बोलते हैं इसको, this was on डिज़ास्टर मैनेजमेंट हिमालय के ऊपर जो मैंने किया है। ये मेरे को बेस्ट लगा बिकॉज इसमें फोकस था ऑन यूजिंग फैक्ट्स में फोकस किया है और एक्स्ट्रा रिसर्च कर रही है। देखो, रिसेंट IPCC रिपोर्ट सेज 1/3 ऑफ वर्ल्ड ग्लेशियर्स आर लॉस्ट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ये किसी रिपोर्ट के अंदर मेंशन था विच शी हैज आइडेंटिफाइड। वेरी गुड, ठीक है। फिर या ऑल द पॉइंट्स आर देयर, हाई रिस्क प्रोन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मेरे को ये अप्रोच अच्छी लगी। मेरे को इसलिए भी अच्छी लगी बिकॉज इट रियली हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग, एक स्किल सेट्स बनते हैं आप और रीड करते हो तो आपके नॉलेज बेस बढ़ती है। ये वो वाला अप्रोच किया है यहाँ पे, तो इसीलिए मेरे को अच्छा लगा। ये भी मेंशन किया है कि कौन से स्टेप्स लिए गए हैं, राइट। मैंने थोड़ा सा चेंज किया है बिकॉज आई फील नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग इकोसिस्टम एंड हिमालयन इकोसिस्टम नहीं लिखा है यहाँ पे, तो वो लिखना चाहिए था। इट इज़ पार्ट ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही है वहाँ पे, तो उसको थोड़ा सा कर सकते हो, पर बाय डिफ़ॉल्ट इट्स अ गुड अप्रोच। इनफैक्ट दिस इज़ यू नो, एक जब आप आंसर राइटिंग करते हो, इट इज़ अ गुड वे ऑफ मेकिंग नोट्स। तो आप नोट्स को आंसर राइटिंग के फॉर्म में कर सकते हो, तो इट विल हेल्प यू इन बेटर रिविजन। और इसके साथ में आप थोड़ा सा एडिशनल रीडिंग करोगे तो आपकी प्रीलिम्स की भी आपकी इंफॉर्मेशन अच्छी हो जाती है प्रीलिम्स के लिए। तो इसको ऐसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। इनफैक्ट मेंस शुड बी इंटीग्रेटेड विद प्रीलिम्स। और अगर आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो और उसमें फैक्ट्स यूज़ कर रहे हो, रिपोर्ट्स मेंशन कर रहे हो, तो आपको उन रिपोर्ट्स जो अगर प्रीलिम्स में आएगी तब भी आप आंसर कर पाओगे। तो आपको इंटीग्रेट करने की कोशिश करनी चाहिए यहाँ पे। तो ये सब था हमारे आज के एनालिसिस में ऑन प्रेप IAS, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द